पेशकश चलिए वहां खबर जहां को लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ राजीव शर्मा। शुरुआत कर लेते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से महाविकास अघाड़ी में तनातनी जिस रफ्तार से बढ़ी है उसके बाद उद्धव सरकार के भविष्य को लेकर अटकलबाजियां शुरू हो गई हैं और ये बवाल तब और बढ़ गया जब उद्धव ठाकरे ने बगैर नाम लिए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। साफ कहा कि जो लोग चुनाव में अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं उनको जनता चप्पल से मारेगी। उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सवाल ये कि क्या गठबंधन में शामिल तीनों पार्टियां अलग होने का मन बना रही हैं। इस मामले में बीएमसी चुनाव एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। बहरहाल एनसीपी ने चुप्पी साधी हुई है, लेकिन कांग्रेस के नेता नाना पटोले लगातार कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने पर जोर दे रहे हैं। लेकिन इस बीच खुद शिवसेना के लिए थोड़ी मुश्किल उनके ही एक विधायक ने खड़ी कर दी। प्रताप सरनाइक ने उद्धव को चिट्ठी लिखकर साफ कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिला लें, इससे पार्टी मजबूत होगी। ये चिट्ठी क्यों लिखी गई और इसका क्या सियासी मतलब है, इसे भी हम आगे बुलेटिन में समझेंगे। महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार में अनबन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। शनिवार को पार्टी के 55वें स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बयान के बाद से गठबंधन सरकार में खटास की अटकलें और तेज हो गई। मुख्यमंत्री के बयान के बाद शिवसेना और कांग्रेस के बीच दरार की खाई और गहरी होती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर कहा कि हिंदुत्व और मराठा की अस्मिता पार्टी की प्राथमिकता है। उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस का नाम लिए बिना उस पर हमला भी बोला। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो लोग अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं जनता उन्हें चप्पलों से मारेगी। यहाँ बता दें कि नाना पटोले कई बार अकेले चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। वहीं दादर इलाके में शिवसेना और भाजपा समर्थकों के बीच हुई झड़पों के स्पष्ट संदर्भ में ठाकरे ने कहा कि जब कोई शोर करता है तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता धमाकेदार जवाब देते हैं। उन्होंने किसी पार्टी या घटना का उल्लेख किए बिना कहा कि एक संदेश चारों ओर जा रहा है कि अगर कोई शोर करता है तो आप धमाकेदार जवाब देते हैं। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि ये संदेश पिछले कुछ दिनों में क्यों प्रसारित हो रहा है। ठाकरे ने कहा कि सड़कों पर खून खराबा शिवसेना कार्यकर्ताओं की असली पहचान नहीं है, लेकिन एक सच्चा शिवसेना कार्यकर्ता अन्याय का सामना करने वालों की मदद करने के लिए दौड़ता है। जिन्होंने हमारे खिलाफ आरोप लगाए, क्या वे ऐसे काम के लिए जाने जाते हैं? लेकिन पहले उद्धव के बयान की तरफ लौटते हैं। शिवसेना के स्थापना दिवस के मौके पर बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी को ताकतवर बनाने की बात कही, लेकिन साथ ही अकेले चुनाव लड़ने की बात कहने वालों को निशाने पर लिया। हालांकि उद्धव के निशाने पर बीजेपी भी रही, लेकिन इशारे में कांग्रेस पर दिया उनका बयान सियासी तूल पकड़ गया। सुनिए संजय राउत ने इस पर क्या कहा है। 100 बल की भाषा कर रहे हैं, उनको भी बताया कि अगर आप 100 बल पे लड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे ही बैठेंगे। आप भी लड़ेंगे अकेले? तो बात ऐसी है, जिसको लड़ना है लड़ने दो। शिवसेना हमेशा हर लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई अपने ताकत पर ही लड़ी है, चाहे चुनाव में गठबंधन होते हैं या महाविकास आघाड़ी हो या और कुछ भी हो, युति हो, लेकिन लड़ाई जो होती है वो अपने ताकत पर लड़ी जाती है। चाहे गठबंधन में हो या न हो, हमारी ताकत है। हम किसी भी विषय पर राजनीति, जो महाराष्ट्र की अस्मिता का हो, शिवसेना के अस्तित्व का हो, अगर हमें लड़ना है तो हम लड़ेंगे। नहीं तो बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेंगे, ये बात अभी नहीं, ये बात आप सवाल अभी मत पूछिए। बीएमसी को अभी थोड़ा टाइम है। ऐसे समय आप राजनीति करेंगे, देश में संकट है, महाराष्ट्र में संकट है, कोरोना का संकट है, तूफान का संकट है, लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों को मदद की जरूरत है, तो थोड़ी राजनीति दूर रखकर उस मामले में काम करना चाहिए। अगर आप कोरोना की संकट में भी राजनीति करेंगे तो लोग चप्पल से मारेंगे हमको सबको, जो राजनीति करते हैं उनको। ये उद्धव जी का कहना है और ये बहुत ही सही है। अच्छा, विरोधियों के पेट में दर्द इसलिए है कि वो सत्ता पर नहीं आ सके हमारी वजह से, तो उनके लिए कल उद्धव जी ने बहुत ही कड़वी दवा दी है, पेट में लेने की, बाहर से लगाने के नहीं। झंडू बाम नहीं दिया है, अंदर से दिया है लगा दवाई। तो जो गोली दी है
अब मुझे लगता है उधर स्थानीय चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी में ठनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले अकेले चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे का निशाना साधने पर विवाद बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल नाना पटोले ने बात टाल दी। जो उद्धव जी ने कल अपना शिवसेना के स्टाइल में उनके वर्धापन दिन के उपलक्ष्य में कहा है, तो शिवसेना भी खुद के भरोसे लड़ने की बात करती है, बीजेपी भी खुद के भरोसे लड़ने की बात करती है, कांग्रेस भी करने की। वो किसको बोल रहे थे इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए उसके ऊपर वक्त करने की कोई जरूरत नहीं। मुंबई में हमने पहले दिन से मैंने कहा है कि 227 हम लड़ेंगे और अपने बलबूते दल लड़ेंगे। कांग्रेस अपने बलबूते मुंबई की 227 सीटें लड़ेगी। महाराष्ट्र का मुझे पता नहीं है, पर कल का जो कार्यक्रम देखा उसमें बहुत सारी बातें हुई। पर मुंबई में इसके पहले भी हम सत्ता में रहते हुए भी हम अलग अलग लड़े हैं। जैसे कि 2007 से 99 से हम 2014 तक जब सत्ता में थे, तो उस वक्त भी राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये समाजवादी, आरपीआई के कुछ गुट, हमारी गठबंधन की सरकार थी। पर इलेक्शन में मुंबई के कॉरपोरेशन के इलेक्शन में हम अलग अलग लड़े। 2012 का एक ये है एक्सेप्ट, मतलब 2012 में थोड़ा सा हमने कोशिश की, पर उससे फायदा नहीं हुआ। ये महाराष्ट्र सरकार उद्धव जी के नेतृत्व में जिस तरह से काम कर रही है, ये मेरा कहने की जरूरत नहीं, कोर्ट ने कहा है, सारे लोगों ने सराहना की है, और मजबूरी से पंतप्रधान जी को भी कहना पड़ा कि महाराष्ट्र में अच्छा काम चल रहा है, मुंबई में अच्छा काम कर रहा है। तब तक तो वो। और इस बीच उद्धव सरकार को लेकर मामला इसलिए भी गर्म हो गया है क्योंकि पार्टी के विधायक प्रताप सरनाईक का एक पत्र सामने आया है। यह पत्र उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखा और कहा कि अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल जाएंगे तो शिवसेना फायदे में रहेगी। उन्होंने गठबंधन सरकार की सहयोगी पार्टी एनसीपी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्र में लिखा गया कि एनसीपी और कांग्रेस अपना खुद का सीएम चाहते हैं, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है और एनसीपी शिवसेना से नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसा लगता है कि एनसीपी को केंद्र से समर्थन प्राप्त है क्योंकि एनसीपी नेताओं के पीछे कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं लगी है। प्रताप सरनाईक ने पत्र में आगे लिखा कि हम आप पर और आपके नेतृत्व पर विश्वास करते हैं, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी हमारी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के करीब आते हैं तो बेहतर होगा। अगर हम एक बार फिर साथ आ गए तो ये पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए फायदेमंद होगा। प्रताप सरनाईक ने यह भी लिखा कि बिना किसी गलती के सेंट्रल एजेंसियां हमें निशाना बना रही हैं। अगर आप पीएम मोदी के करीब आते हैं तो रविंद्र वायकर, अनिल परब, प्रताप सरनाईक जैसे नेताओं और उनके परिवारों की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। ये कार्यकर्ताओं की भावना है। प्रताप सरनाईक फिलहाल ईडी के शिकंजे में हैं। प्रताप सरनाईक और उनके बेटे का मनी लॉन्ड्रिंग में नाम आने के बाद ईडी ने उनके घर और फार्म हाउस पर छापेमारी की थी। उसके बाद से सरनाईक के भूमिगत होने का आरोप बीजेपी लगातार लगा रही है। सरनाईक का कहना है कि राज्य और केंद्र के संघर्ष के बीच वो पिस रहे हैं। और इससे पहले कि प्रताप सरनाईक की चिट्ठी पर शिवसेना की सफाई आती, बीजेपी में उन पर हल्ला बोल दिया। किरीट सोमैया पहले से प्रताप सरनाईक को घेरते रहे हैं। अब कहा कि प्रताप सरनाईक को जेल जाना ही होगा। सरनाईक को अभी जेल के दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। आरोप ईडी और सीबीआई और पुलिस और कोर्ट पे कर रहे हैं। एनएसडीएल का घोटाला किया, एमएमआरडीए का घोटाला किया। प्रताप सरनाईक को जेल में जाना ही होगा। अनिल परब की भी यही अवस्था होने वाली है। समुद्र के किनारे पे रिसोर्ट बांधते और रिसोर्ट भी टूटेगा, अनिल परब भी जेल में जाएंगे। उद्धव ठाकरे की ये माफिया सेना की दयनीय अवस्था है। घोटाले करते समय आपको तपास यंत्रणा, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की याद नहीं आई थी? हैरत की बात नहीं कि शिवसेना ने भी चिट्ठी में एनसीपी और कांग्रेस पर लगाए गए आरोप पर कुछ नहीं कहा, बल्कि बीजेपी पर ही हमला बोला। पत्र लिखा है, उसमें रिएक्शन देने लायक क्या बात है, प्रतिक्रिया क्या दे सकता हूं मैं? मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, वो पत्र अभी आपके पास पहुंच गया है, ठीक है, लेकिन उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। अगर वो पत्र सच है तो कि
जो महाविकास आघाड़ी के जो एमएलए हैं उनको जानबूझकर तकलीफ देने की कोशिश हो रही है। तो ये बहुत ही गंभीर आरोप है। प्रीति सोमपुरा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं इसी मुद्दे पर। प्रीति, एक तरफ तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि प्रताप सरनाईक को अब जेल का दरवाजा दिखने लगा है, लिहाजा वो इस तरह का खत लिख रहे हैं। वहीं पर जो शिवसेना के नेता है संजय राउत खास तौर पर कह रहे हैं कि इस पत्र से भावना ये निकल कर आती है कि अघाड़ी सरकार को लगातार केंद्र सरकार परेशान कर रही है। क्या चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में जो है काफी उथल पुथल जो है अब शुरू हो गया है, क्योंकि आज ही शाम को जो है शरद पवार दिल्ली में पहुंचे हैं। दिल्ली में वो किस लिए पहुंचे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि उनकी कुछ आला नेताओं के साथ में वो मीटिंग करने वाले हैं। कल दिन भर वो वहीं पर है और 2 दिन तक वो लगातार कई लोगों से मिलने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे समय में जब शिवसेना के नेता के द्वारा चिट्ठी लिखी जाती है मुख्यमंत्री को कि इस वक्त जो है हमें बीजेपी के साथ सरकार में चले जाना चाहिए, उसी वक्त शरद पवार का दिल्ली आना कहीं ना कहीं कोई ना कोई संकेत जरूर दे रहा है। अगर बात करें प्रताप सरनाईक ने जिस तरीके से चिट्ठी लिखी है और साफ तौर पे जिस तरीके से इसके पहले ईडी ने जो है जांच शुरू की थी, उस जांच के दायरे में एकनाथ शिंदे के साथ में प्रताप सरनाईक और संजय राउत और अब अनिल परब के खिलाफ भी जो है जांच शुरू हो गई है। यानी कि उद्धव ठाकरे के जितने भी करीबी लोग हैं उनके खिलाफ ईडी ने जांच शुरू कर दी है। अब इसी से परेशान होकर जो है एक विधायक ने जो है चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा है कि अब जो है हमें बीजेपी के साथ सरकार में जाने का वक्त आ गया है। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ जब महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना और एनसीपी साथ में चुनाव लड़ने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि वो कतई जो है शिवसेना के साथ। जी, एक बात साफ समझ में आ रही प्रीति आपके एनालिसिस से कि अभी सब कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है और शॉर्ट में कहें तो ऑल इज नॉट वेल इन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। आपके पास आगे भी आएंगे और तमाम अपडेट्स लेने के लिए फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब रुक करते हैं सियासी गलियारों की एक और बड़ी खबर का। दिल्ली में 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर को लेकर एक अहम बैठक होनी है। इसके लिए जम्मू और कश्मीर की सभी पार्टियों के नेताओं को न्योता दिया गया है। बताया गया कि केंद्र शासित प्रदेश के भविष्य को लेकर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। बुलाए गए नेताओं में 4 पूर्व मुख्यमंत्री यानी फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता ताराचंद, पीपुल कॉन्फ्रेंस के नेता मुजफ्फर हुसैन बेग और बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता को भी बैठक में आमंत्रित किया गया है। अगस्त 2019 में विशेष दर्जे को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र की ये बड़ी पहल है। चर्चा है कि इसमें जम्मू कश्मीर में चुनाव पर चर्चा हो सकती है और इसके अलावा पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने पर भी बातचीत हो सकती है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे केंद्रीय नेताओं के भी भाग लेने की पूरी संभावना है। 24 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों की एक ऑल पार्टी मीटिंग दिल्ली में बुलाई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की जनता के लिए हमेशा दिल खोलकर काम किया है। यहाँ विकास कार्य हो या यहाँ के जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उनको मजबूत करने का कार्य नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने किया है। पिछले कुछ महीनों से जम्मू कश्मीर के कुछ दल लगातार इस बात को लेकर बार बार अपनी आवाज उठा रहे थे कि ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए। 70 उठने के बाद जिस प्रकार की व्यवस्था जम्मू कश्मीर में बनी थी, उसी कारण से कुछ पार्टियां उसके लिए एडमेंट भी थी। इसलिए कुछ कहीं ना कहीं डायलॉग का जो समय था वो नहीं था। कोरोना महामारी भी रही। 2 साल लगभग बीत जाने के बाद फिर से लोकतांत्रिक व्यवस्था यहां पर बने, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने प्राथमिकता की है। इस महत्वपूर्ण मीटिंग से बहुत से ऐसे पहलू सामने आएंगे जो कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए दिशा निर्देश तय करेंगे। उधर इस बैठक में नहीं बुलाए जाने से नाराज नेशनल पैंथर्स पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। नेशनल पैंथर्स पार्टी के नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई मीटिंग में जम्मू के नेताओं को नजरअंदाज किया गया है। असल में पीएम की बुलाई बैठक में पैंथर पार्टी से भीम सिंह को तो बुलाया गया है, लेकिन दूसरे नेताओं को न्योता नहीं दिया गया, जबकि भीम सिंह पैंथर्स पार्टी में हाशिए पर माने जा रहे हैं और इसी बात से नेशनल पैंथर्स पार्टी के नेता नाराज हैं।
जिस तरीके से ऑल पार्टी मीटिंग में कश्मीर को एक बार फिर से तरजीह दी जा रही है और वहां के छोटे छोटे दल जो हैं उनके लीडर्स को भी जो है ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाया जा रहा है और जम्मू को इग्नोर किया जा रहा है और जम्मू के लोगों में एक गुस्सा है, एक मायूसी है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बहुत बड़ा रोष आज की तारीख में देखने को मिल रहा है कि आपने उस खित्ते को नजरअंदाज किया जिसने आपको 25 सीटें दी, दोनों मेंबर पार्लियामेंट की सीटें दी। अजय जांडियाल मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं इस मामले को लेकर। अजय, ये 24 तारीख की मीटिंग है लेकिन अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने तय नहीं किया। क्या माना जाए कि ये प्रधानमंत्री का एक मास्टर स्ट्रोक है कि जो गुपकार अलायंस बना था उसमें जो तमाम दल शामिल थे जो केंद्र की नीतियों के खिलाफ थे, अब इसके बाद उनके बीच में एक तरह की टूट सामने आ सकती है, एक दूरी सामने आ सकती है? देखिए, ये कहना राजीव बड़ी जल्दबाजी होगा कि उसमें टूट आएगी, मगर आपको बता दूं कि जो दल हैं उनकी क्योंकि देखिए 2 दिन पहले कॉल आता है कि मीटिंग होगी और उसके बाद अगर आप देखें तो आज महबूबा मुफ्ती ने अपने वरिष्ठ नेताओं से जो है इसमें चर्चा की है और उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी लगातार मीटिंग जो है वो हुई हैं, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर रहे हैं। मगर उसके बाद जो इनकी मीटिंग होनी है, क्योंकि अपनी अपनी पार्टी के लीडर से मुलाकात हो गई, मगर अब इन्होंने गुपकार अलायंस जो बनाया था उसमें जो है चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या बाकी हैं, इन दलों के साथ मिलने के लिए एक सीमा तय की गई है और उसके बाद जो है यहाँ इन दलों में से जो गुपकार अलायंस के कुछ लोग हैं वो जाएंगे इस मीटिंग में, ये माना जा रहा है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि मीटिंग का जो एजेंडा है वो अभी तक क्लियर नहीं है। जो सूत्र कह रहे हैं उसके मुताबिक डिलिमिटेशन होनी है, चुनाव होने है, उससे पहले डिलिमिटेशन होनी है, उस पर चर्चा हो सकती है। मगर सूत्र ये भी कह रहे हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के और पीडीपी के लोग हैं या पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, ये जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं स्टेटहुड को रिस्टोर करने की बात कह सकते हैं पहले और उसके बाद ये कहेंगे कि चुनाव किया जाए। तो चलिए, ये इस मीटिंग के बाद पता चलेगा कि कितना एका रह पाता और मीटिंग के बाद पता चलेगा कि इस पूरे के बीच में आखिर क्या। बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने तमाम जानकारी के लिए। और अब अगली खबर पर, लोक जनशक्ति पार्टी पर कब्जे की लड़ाई जारी है। चिराग पासवान ने आज दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। इस बैठक के दौरान चिराग पासवान के समर्थन में जबरदस्त नारेबाजी हुई। दावा किया गया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 90% लोग चिराग के साथ हैं। इसके साथ ही चिराग ने अपने चाचा पशुपति पारस को पार्टी का निशान इस्तेमाल नहीं करने की चुनौती दी, जबकि पारस को उनके गुट ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। यानी एलजेपी पर अधिकार की लड़ाई आगे और तेज होने वाली है। चिराग ने ऐलान किया कि वह हाजीपुर से संघर्ष यात्रा की अब शुरुआत करेंगे। 5 जुलाई को यानी रामविलास पासवान पार्टी के जन्मदिन के उनके मौके पर इस यात्रा की शुरुआत होगी और जो पूरे बिहार में जाएगी। साफ है, चिराग पासवान अपने पिता की सियासी विरासत को हासिल करने के लिए जंग तेज करेंगे। चिराग ने लोकसभा में पार्टी के नेता के पद पर स्पीकर ओम बिरला से मिलकर भी शनिवार को अपनी बात रखी थी। अब उनकी पार्टी चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी में है। हमारे साथ चिराग आप जा रहे हैं बिहार, आपको लगता है लोगों का प्यार मिलेगा? अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर जा रहा हूँ और बिहार के हर माँ बहन हर बुजुर्ग का आशीर्वाद की उम्मीद के साथ जा रहा हूँ। जो रेबल कैंप है उनका साफ तौर पर कहना है कि आप डिजर्व नहीं करते हैं पार्टी प्रेसिडेंट। जी, आप डिजर्व नहीं करते पार्टी पोस्ट प्रेसिडेंट है उसकी पोस्ट। देखिए, ये संविधान के हिसाब से डिजर्व करना नहीं करना संविधान निर्धारित करता है। और आज आपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आपने देखा कि अधिकांश सदस्य यहाँ पर मौजूद थे, तो वही इस बात का चुनाव उन्होंने 2019 में किया था और वही लोग आगे भी निर्धारित। ईसीआई से मिले, लोकसभा स्पीकर से मिले, क्या एश्योरेंस मिला? 100% एश्योरेंस मिला कि वो इसको रिव्यू करेंगे और जो सही होगा उसी का फैसला। चिराग पासवान का साफ तौर पर कहना है कि वो उनकी मुलाकात हुई है ईसीआई से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो रिव्यू करेंगे। जो फैसला लिया गया था पार्लियामेंट्री बोर्ड को अप्रूव करने का, जो 5 बागी सांसद है उसको वो रिव्यू करेंगे और उन्होंने कहा कि बिहार की जनता है उनके साथ में है। मैं राहुल गौतम, दिल्ली से, इंडिया न्यूज के लिए। उधर पशुपति कुमार पारस भी एलजेपी पर अपने अधिकार और दावे को लेकर निश्चिंत हैं। उनका कहना है कि पार्टी उनके साथ है, चीजें साफ हो जाएंगी, कुछ इंतजार कीजिए। के नेता पशुपति पारस हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज चिराग पासवान ने मीटिंग बुलाई, एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई, कई सारे सदस्य हैं, दावा किया जा रहा है कि असली पार्टी उनके साथ है। आपका पहला रिएक्शन क्या है?
सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज की जो बैठक उन्होंने बुलाई है वो पार्टी के संविधान के विपरीत बैठक जो हम लोगों ने चुनाव आयोग को लिखित दे करके और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 17 जून को पटना में ही होती ये चुनाव आयोग के नॉलेज में दे करके विधिवत उनको मैंने सूचना दिया कि हम चुनाव कराने जा रहे हैं। हमारे चुनाव अधिकारी ब्रजभान सिंह। चलिए वहाँ खबर जाम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।